बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर 42 की पार्ट 2 की वीडियो को। पार्ट 1 की वीडियो में हमने मेनली कॉन्सेप्चुअल बातें की थी कि बोन मिनरल होम्योस्टेसिस को किस तरह से मुख्तलिफ हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे थे। अब पार्ट 2 की वीडियो में हमने नॉन हार्मोनल एजेंट्स को देखना है, मुख्तलिफ ड्रग्स को देखना है और उनकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस देखनी है कि किन बोन डिसऑर्डर्स में हम किन किन ड्रग्स को दे रहे होते हैं। पार्ट 1 की वीडियो ज़्यादातर फिजियोलॉजी थी, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पार्ट 2 की वीडियो में ज़्यादातर फार्माकोलॉजी है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता पार्ट 1 की वीडियो में कुछ कुछ जगहों पे उन्होंने आपको क्लिनिकल एप्लीकेशंस बताई हुई थी, कुछ कुछ जगहों पे ड्रग्स का जिक्र किया हुआ था, तो उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे पार्ट 2 की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आपको याद होगा पैराथायराइड हार्मोन, जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि वैसे तो पैराथायराइड हार्मोन बोन की रिजॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करता है, लेकिन इसका एक एनालॉग है टेरीपैराटाइड। जब भी हम पैराथायराइड हार्मोन को इंटरमिटेंट डोजेज में दें तो वो बोन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम टेरीपैराटाइड को इंटरमिटेंट डोजेज में देते थे तो वो ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करता है, बोन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो एक तो हमारे पास एप्लीकेशन की चीज आ गई थी टेरीपैराटाइड। दूसरा हमने देखा था कि हाइपर पैराथायराइडिज्म में, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में ट्रीटमेंट के लिए हमने विटामिन डी दिया था, लेकिन विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होती है कि वो हाइपर कैल्सीयूरिया या हाइपर कैल्सीमिया कॉज करवाता है। तो उस टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन डी के एनालॉग्स देते थे, जैसा कि पेरिकैल्सिटोल या कैल्सिपोट्रीन। तो इनकी वैसे टॉक्सिसिटी नहीं होती, अलबत्ता सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हमने विटामिन डी के भी एनालॉग्स को डिस्कस कर लिया था। फिर हमने देखा था कि कैल्सिटोनिन, जो कि एक सेकेंडरी रेगुलेटर है, एक हार्मोन है, ये भी हम लोग मुख्तलिफ ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने में देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बोन की फॉर्मेशन में बहुत रोल प्ले करते हैं। तो हमने चीज़ देख ली कैल्सिटोनिन। और फिर इसी तरह से हमने जब एस्ट्रोजन का जिक्र किया था तो वहाँ पे हमने कहा था एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को रेगुलेट करने वाले या उनके रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने वाले होते हैं, जैसा कि रेलॉक्सिफीन। तो ये भी हमारे पास पोस्ट मेनोपॉजल उसको ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने में रोल प्ले करती हैं। तो ये हो गया हमारे पास रेलॉक्सिफीन। और उसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखे थे, वो तो बोन का बेड़ा गर्क ही करते हैं ना, वो कोई काम की चीज़ तो है नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रग्स को। ड्रग्स में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे पास बिसफॉस्फोनेट्स। अगर आपने सारे ड्रग्स में से सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, बल्कि इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक याद करना है, तो वो बिसफॉस्फोनेट्स का होना चाहिए। ओके होगी बात। बेस इसलिए नहीं कह रहा कि बाकी सारे चैप्टर छोड़ दें, इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर ज़्यादा फोकस कर लें थोड़ा सा, सही। बिसफॉस्फोनेट्स के एक तो अपने नाम याद करने हैं, इसके नाम काफ़ी सारे हैं, थोड़े बहुत याद कर लें। मैं वैसे अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये देखो, ये मेरी पाम है। अगर मेरी पाम सूज जाए, राइज कर जाए, तो मैं एलियन लगूंगा। मैं एलियन लगूंगा तो लोगों को पसंद नहीं आऊँगा, कोई कहेगा मेरे अंदर एटिकेट्स नहीं है, कोई कहेगा कि इसको बैन कर दो, ऐसी बातें होंगी ना। तो पाम से याद हो जाना चाहिए आपको पैमिड्रोनेट, राइज से याद हो जाना चाहिए राइसड्रोनेट, इसी तरह से एलियन से याद कर लें एलेंड्रोनेट, एटिकेट से याद कर लें एटीड्रोनेट, और बैन से याद कर लें इबैंड्रोनेट। इसी तरह से टिलूड्रोनेट भी होता है, जोलिडोनिक एसिड भी होता है। बस ड्रोनेट एंड में आता है, ड्रोने से है बिसफॉस्फोनेट्स, इसलिए ड्रोनेट इसके एंड में आ रहा है। ओके बात। बिसफॉस्फोनेट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि बोन की फॉर्मेशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं, रिजॉर्प्शन में भी रोल प्ले कर रहे हैं। यार एक तो ये मीठी मीठी बातें, सियासी बातें कर जाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती कि बात समझे क्या। तो बेसिकली यार ओवरऑल वैसे हम देते तो जाहिर बात है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में ही है, तो उसका मतलब है कि बोन का कुछ ना कुछ भलाई करेगा ये। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बेसिकली हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे बोन के अंदर। मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पर जाके ये अटैच हो जाता है, बाउंड कर जाता है उनके साथ। अब जब इन क्रिस्टल्स पे बाउंड कर जाता है तो उनके ब्रेक डाउन को कम कर देता है। अब जब ये क्रिस्टल का ब्रेक डाउन कम हो जाता है तो जाहिर बात है बोन का ब्रेक डाउन कम हो जाता है, बोन ज़्यादा देर तक मेंटेन रह पाती है। सही होगी बात। तो ये तो हो गया इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मिनी कैंसर के अंदर, सॉरी, लिपन कॉर्ड के अंदर सिर्फ यही वाला मैकेनिज्म डिस्कस हुआ है। अलबत्ता यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कुछ और मैकेनिज्म्स भी हैं इसके काम करने के, जैसा कि ये विटामिन डी की प्रोडक्शन पे भी अपना इन्फ्लुएंस रखता है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है उसके ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस रखता है। और इसी तरह से जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब है जो आपके बोन को तोड़ने वाले सेल्स होते हैं, उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है। तो ये वाले मैकेनिज्म्स भी होते हैं, लेकिन मेन ये याद रखना है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। ओके के बाद अभी जो ऑस्टियोक्लास्ट वाली बात है ना, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करूंगा। थोड़ी सी बिग कैट्स की बातें भी यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ। एक तो बात बिग कैट्स में ये लिखा हुआ है कि अमाइनो बिसफॉस्फोनेट्स जो होते हैं ना, वो ये ऑस्टियोक्लास्ट वाला मैकेनिज्म करते हैं। अमाइनो बिसफॉस्फोनेट्स में जैसे एलेंड्रोनेट का नाम वो लेके आए हैं। ओके हो गया। अच्छा, ऑस्टियोक्लास्ट में मैकेनिज्म एक्शन क्या है? बेसिकली एक एंजाइम है फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज, ठीक है, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज।
अब ये जो फार्नेसाइल पैराफॉस्फेट सिंथेज होता है ना, ये ऑस्टियोक्लास्ट के सर्वाइवल में रोल प्ले करता है, इनको जिंदा रखने में रोल प्ले करता है। तो आपके बिसफॉस्फोनेट्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, तो जारी बात है ऑस्टियोक्लास्ट भी इनहिबिट हो जाएंगे। जारी बात है ये एंजाइम ऑस्टियोक्लास्ट को सर्वाइव करवा रहा था ना, तो हमने जब ऑस्टियोक्लास्ट की जिंदगी छीन ली तो ऑस्टियोक्लास्ट बेचारे मरना शुरू हो जाएंगे। ऑस्टियोक्लास्ट मरेंगे तो बोन बच जाएगी, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट बोन तोड़ने वाले सेल्स हैं। जब ये मरेंगे तो बोन बच जाएगी, ठीक है। तो बोन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। ये तो मैकेनिज्म लिखा होता है मिनी कैटजिंग में। अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लो। आपका मेवलोनेट साइकिल होता है, ठीक है। उस मेवलोनेट साइकिल में ये वाला एंजाइम रोल प्ले करता है, और उस मेवलोनेट साइकिल में रोल प्ले करने की वजह से ऑस्टियोक्लास्ट की सर्वाइवल में रोल प्ले कर रहा है, सही। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि मेवलोनेट साइकिल जो है उसमें ये एंजाइम रोल प्ले कर रहा है। जब भी मेवलोनेट साइकिल इनहिबिट होगा तो बोन की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जब भी मेवलोनेट साइकिल इनहिबिट होगा ऑस्टियोक्लास्ट टूटेंगे और बोन बच जाएगी, सही हो गया। करने का मकसद ये है कि हमने जब डिस्लिपिडीमिया के ड्रग्स पढ़े थे, या अगर आपने पढ़ने हैं तो डिस्लिपिडीमिया में ड्रग्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टैटिन्स। इन स्टैटिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी होता है कि ये मेवलोनिक एसिड के जो साइकिल होता है उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्लिपिडीमिया के ड्रग्स है यानी कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स होते हैं, वैसे तो हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को देते हैं, जैसा कि लोवास्टैटिन। तो ये लोवास्टैटिन भी आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करेगा। अगर वो आपसे पूछ ले लोवास्टैटिन कैसे ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करेगा, क्योंकि लोवास्टैटिन भी इस साइकिल को इनहिबिट करता है और उसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट के सर्वाइवल को तबाह करेगा, ठीक होगी बात। तो ये थोड़ी सी हमने यहाँ पे एडिशनल बातें कर ली हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस हो गया। उसके अलावा वो कहते हैं कि जी एटीडोनेट जो है वो अब इतना पोटेंट ड्रग नहीं है, तो उसकी जगह हम दूसरे ड्रग इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। ये तो खैर एक सिंपल सी बात थी। अच्छा, क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए, बिसफॉस्फोनेट्स आपके पास कह लो कि बहुत प्रेफर्ड ड्रग होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में अक्सर फर्स्ट लाइनर ड्रग होते हैं। और किस किस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्रोनिक डिजीज जैसे कि पैगेट्स डिजीज़ हो गया, हाइपरकैल्सीमिया हो गया, उसको ट्रीट करने में रोल प्ले कर रहे हैं। बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं और फ्रैक्चर्स के चांसेस को कम करते हैं। ओके होगी बात, बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, फ्रैक्चर के चांसेस को कम कर रहे हैं। अब हम आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको बताया है कि अगर आपने डिटेल से किसी की करनी हो तो आप आदमी कर लिया करें। आदमी से मुराद है कि एब्जॉर्प्शन या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम ज़्यादातर देते हैं, लेकिन जब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो 10% से भी कम ड्रग एब्जॉर्ब हो पाता है ब्लड में, सही है। तो यानी कि ऑल्दो इसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम है, फिर भी यूजुअली इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ओरली ही होती है। तो एक तो बात पता चल गई, यूजुअली ओरली होती है। कुछ है जो कि हम पैरेंटली भी देते हैं, यूजुअली हम ओरली दे रहे हैं। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम है, 10% से भी कम होती है। और ख़ासतौर पे अगर खाना वगैरह खा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन और भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको खाली पेट लेना है, एम्प्टी स्टमक लेते हैं विद अ ग्लास ऑफ वाटर। वो ग्लास ऑफ वाटर क्यों लेते हैं मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, 10% से भी कम इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो कहते हैं कि ब्लड में जाते साथ ही फौरी तौर पे इसके प्लाज्मा लेवल्स कम हो जाते हैं। वजह क्या है इसकी कि जब ब्लड में जाती है ना तो ये फ़ौरन बोन के अंदर वो जो हाइड्रोक्सी एपेरेट क्रिस्टल्स थे उनमें जाके अटैच हो जाती है। तो चूँकि ये फौरी निकल गई तो कह लो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है और ये ब्लड के अंदर बहुत थोड़ी देर तक रहेगी, ठीक हुई बात। तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने देख लिया और हमें ये बात पता चल गई कि ये जाके अटैच हो जाती है। मेटाबॉलिज्म का एज सच नहीं होता, जो अटैच नहीं हो पाती वो एज इट इज़ किडनीज में से एलिमिनेट हो जाती है, यानी अनचेंज फॉर्म में ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाता है किडनीज में से, एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनीज में से। ओके होगी बात। अच्छा, ये जो ओरल डोजेज की मैंने बात की, अगर हम डोजेज के बारे में थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लें तो राई का दाना हम डिस्कस करते हैं जी। राई का दाना, राई, ओके होगी बात। अब जनाबे वाली रेजिड्रोनेट, एलैंड्रोनेट, इबैंड्रोनेट, ठीक है बात। रेजिड्रोनेट, एलैंड्रोनेट और इबैंड्रोनेट, इन सब को डेली डोजिंग में देते हैं। तो डेली डोजिंग यानी कि अगर आपने डेली ओरल डोजिंग, ठीक है, डेली ओरल डोजिंग, मतलब डेली टीका तो नहीं लगवाओगे ना, तो डेली ओरल डोजिंग में हम लोग राई दे देते हैं। और अगर वीकली ओरल डोजिंग करनी हो तो वीकली ओरल डोजिंग में सिर्फ रा रह जाएगा, ठीक होगी बात। फिर अगर मंथली ओरल डोजिंग करनी हो तो मंथली ओरल डोजिंग में आई रह जाएगा, यानी कि इबैंड्रोनेट दे देंगे। और फिर अगर क्वार्टरली करनी हो यानी कि हर 3 महीने बाद दवाई देनी हो तो वो तो खैर फिर हम टीका ही लगा लेते हैं। हम कहते हैं क्वार्टरली जो हो रही है तो क्वार्टरली इंजेक्शन लगा लेते हैं। क्वार्टरली डोजिंग में भी हम ये इबैंड्रोनेट ही देते हैं, ठीक। डेली डोजिंग में
RAI, वीकली में RA, मंथली में I और इस पर भी I। क्या बात समझ में आ गई। और फिर होती है ईयरली डोजिंग, एनुअल डोजिंग। ईयरली डोजिंग में फिर हम ये राई का पीछे छोड़ देते हैं, उसमें हम पढ़ देते हैं ज़ोलिडेनोइक एसिड। ये बात समझ में आ गई, इनकी आपको थोड़ी बहुत डोजिंग के बारे में समझ में आ गया। एंड में हम देख लेते हैं इनकी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने कहा ना इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत थोड़ी है, इसका मतलब है कि हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रग देना पड़ेगा, ऊपर देंगे भी खाली पेट। जब खाली पेट इतना ज़्यादा ड्रग दोगे तो वो ईसोफेगस के अंदर अल्सर्स कॉज करवा सकता है, ईसोफेजियल इरिटेशंस कॉज करवा सकता है, जीआई ट्रैक के अंदर इरिटेशंस कॉज करवा सकता है। अब जीआई ट्रैक की उन इरिटेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं पेशेंट से कि एक तो जब दवाई खानी है तो साथ काफ़ी सारा पानी पीना है, और दूसरा दवाई खाने के बाद तकरीबन 30 मिनट तक खड़े रहना है आपने, लेटना नहीं है। क्योंकि जब लेटेंगे तो ज़ाहिर सी बात है पेट से वापस चीज़ें ईसोफेगस में आ सकती हैं, थोड़ा बहुत आपको पता है ना, बैलेंस खराब हो सकता है। तो ये बातें हैं, ये बड़ी सबसे अहम जो इसकी टॉक्सिसिटी है और उसका फिर ट्रीटमेंट भी है वो ये है कि ये ईसोफेजियल इरिटेशन कॉज करवा सकते हैं। और उसको प्रिवेंट किस तरह से करते हैं हम, ढेर सारे पानी के साथ आपने दवाई लेनी है और फिर आपने खड़े हो जाना है। तो इसका जो ईसोफेजियल इरिटेशन, इसकी पहली टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, ईसोफेजियल इरिटेशन। दूसरी टॉक्सिसिटी ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ। ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए देखो बड़ी पर्टिकुलर सी बात है, खासतौर पे जॉ का ऑस्टियोपोरोसिस, ये कौन चीज़ें करवाती है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द जॉ। और जिसकी तीसरी टॉक्सिसिटी है वो मिनी कैट्स में लिखी हुई, बिग कैट्स में लिखी हुई है, वो है एटिपिकल फ्रैक्चर्स ऑफ फीमर। ठीक है, फीमर की ऐसी जगहों से फ्रैक्चर होते हैं जो कि आमतौर पे नहीं टिपिकल नहीं है। तो फीमर के फ्रैक्चर्स, फीमर के एटिपिकल फ्रैक्चर्स जो हैं वो है इसकी तीसरी टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं बिसफॉस्फोनेट्स। हमने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जिसमें हाइड्रोक्सापेराइड क्रिस्टल्स थे। फिर हमने उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन देखी जिसमें हमने कहा बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, फ्रैक्चर्स को रिड्यूस करता है। फिर हमने पूरी उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखी, उसकी डोजिंग देखी और एंड में टॉक्सिसिटी देख ली। नेक्स्ट ड्रग्स आते हैं हमारे पास रैंक एल इनहिबिटर्स। सीधी सी बात है, जब हमने पैराथायराइड हार्मोन का रेगुलेशन पढ़ी थी तो हमने मतलब एक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिव करते हैं। ये थी आपकी बोन, ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बनाने में काम कर रहे थे, ऑस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़ने में काम कर रहे थे। हमने कहा था पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिव करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज करते हैं रैंक एल। ये रैंक एल जाके ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिव कर देते हैं, मैच्योर करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से बोन टूटना शुरू हो जाती है। तो रैंक एल इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इनको तोड़ देते हैं, रैंक एल को काम नहीं करने देते, या कह लो रैंक एल के जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पर अटैक लग जाते हैं और काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट मैच्योर नहीं हो सकेंगे, बोन टूट नहीं सकेगी। ठीक है, तो ऑस्टियोप्रोसिस में बड़ा अच्छा काम करते हैं ये रैंक एल इनहिबिटर्स। नाम आ रहा है आपके पास डेनोसुमाब। ये भी पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस में काम कर सकते हैं। इनकी भी अच्छा डोज क्या होती है इनकी, सब कुटेनियसली 6 माह बाद दिया जाता है इसको। ओके हो गया, तो जब आप 6 माह बाद दे रहे हो और सब कुटेनियसली दे रहे हो, जीआई साइड इफेक्ट्स तो ऐसा नहीं होंगे, अलबत्ता वो थोड़े बहुत ऑस्टियोप्रोसिस होता है जॉ और फीमेल फ्रैक्चर वाला साइड इफेक्ट इसका रह जाएगा, वो वाला साइड इफेक्ट है बस। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आते हैं वेरी सॉरी कैल्शियमेटिक्स। कैल्शियमेटिक्स पैराथायराइड हार्मोन को जाके लोअर कर देते हैं। पैराथायराइड हार्मोन क्यों ज़्यादा हो सकता है, सेकेंडरी कॉज भी हो सकता है और प्राइमरी कॉज भी हो सकता है। सेकेंडरी कॉज तो ये होता है जिसमें पैराथायराइड हार्मोन मासूम है बेचारा, ठीक है, आपके पास किडनीज खराब हुई हुई है और किडनीज खराब होने की वजह से विटामिन डी बन नहीं पा रहा, कैल्शियम बन नहीं पा रहा, और कैल्शियम के लो होने की वजह से पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया। कहता है यार कैल्शियम कम हुआ हुआ है, मैं क्या करूँ, मेरा तो काम है कैल्शियम को बढ़ाना, तो आजकल कैल्शियम इतना कम हुआ हुआ है इसलिए मैं बढ़ जाता हूँ। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी पैराथायराइडिज्म। तो इसमें कैल्शियम वगैरह लो होता है, विटामिन डी लो होता है, लेकिन पैराथायराइड अन्य वह बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। जरिए बात है पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा, वो फॉस्फेट को निकाली जाएगा, तो हम कहते हैं भाई पैराथायराइड आप ठंड रखें, आपका कोई कसूर नहीं है यार, प्लीज़ ज़रा मैच्योर हो जाओ। तो ऐसे में हम देते हैं कैल्शियम मिमेटिक्स। कैल्शियम मिमेटिक्स ऑल्दो कैल्शियम तो बॉडी में कम है, लेकिन कैल्शियम मिमेटिक्स जाएंगे और पैराथायराइड हार्मोन से कहेंगे भाईजान ठंड रखो। क्या करेंगे, ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स पे जाके लगेंगे। मैंने बिग कैट्स का आपको पेज दिखाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि पैराथायराइड हार्मोन की जो सिक्रीशन होती है वो कैल्शियम बेसिकली कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स पे जाके लगता है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो देखी थी तो थोड़ी सी बात याद आ जाएगी, उसके लिए मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, मैंने कहा था कि एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आपके पास कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीएज होते हैं और दूसरा मैकेनिज्म जिसमें कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं। सही है, पैराथायराइड हार्मोन में ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। तो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स पर जाके ये कैल्शियम मिमेटिक्स लगेंगे और जाके कहेंगे भाई पैराथायराइड हार्मोन आप रखें ठंड। दूसरा होता है कि पैराथायराइड हार्मोन बदमाश हुआ है, यानी कि बाकी बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है, पैराथायराइड हार्मोन खुद ब खुद ज़्यादा हो गया, जैसा कि मिसाल के तौर पर पैराथायराइड कार्सिनोमा में
उसके अंदर भी हम कैल्शियम मिमेटिक्स देते हैं और हम कहते हैं भाई पैराथायरॉयड हार्मोन आप प्लीज़ ठंड रखें, आपको इतना बदमाशी करने की जरूरत नहीं है। जब ये बदमाशी करेगा तो ये अपने फंक्शंस पूरे करेगा, विटामिन डी को बहुत बढ़ा देगा, कैल्शियम को बहुत बढ़ा देगा, सारा कुछ बढ़ा देगा, क्योंकि अब तो ये बदमाश हुआ पड़ा है, ये इनकी वजह थोड़ी रिलीज़ हुआ है, ये तो अपनी बदमाशी में रिलीज़ हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कैल्शियम मिमेटिक्स देते हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन को कम करते हैं, कैल्शियम लेवल को कम करते हैं, विटामिन डी को कम करते हैं, सारा कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं। इसकी जो कैल्शियम मिमेटिक्स हैं इनकी टॉक्सिसिटी ये है कि ये ए डायनामिक बोन डिजीज करवा जाते हैं। ए डायनामिक बोन डिजीज का मतलब है कि डायनामिक बोन होती है जो बन रही है और टूट रही है, ये आपकी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ए डायनामिक का मतलब है ठंड पै गई है, ठीक है, बहुत कम हो गया है। अच्छा जी, फिर होते हैं आपके पास फ्लोराइड। फ्लोराइड ना बेसिकली हमने देखा कि थोड़ा बहुत तो टूथपेस्ट में होता है या पानी में जो थोड़ा बहुत होता है, इतना फ्लोराइड काम का होता है हमारे दांतों में कीड़े लगने को अवॉइड करने के लिए। लेकिन ये फ्लोराइड हड्डियों में हमने देखा है कि ख़ास फ़ायदा नहीं देते। ऑल्दो फ्लोराइड की वजह से न्यू बोन फॉर्मेशन होती है, लेकिन उस न्यू बोन की स्ट्रेंथ कितनी है कितनी नहीं है इसके बारे में हमें कोई ख़ास कंफर्मिटी नहीं है। इसलिए हमने देखा कि भाई ये ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए कोई ऐसा काम की चीज़ नहीं है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है। BDS वाले इसको बहुत गौर से पढ़ें और MBBS वाले इसको इग्नोर कर दें। टॉक्सिसिटीज़ की ये है, चूहे मार दवाइयों में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर कोई रैट पॉइजनिंग किसी को हो जाए, बस MBBS वालों के लिए इतनी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर किसी ने चूहे मार दवाइयाँ खा ली हैं तो उसको फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हो जाएगी। उसमें सारी बात है न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स और GI सिम्टम्स होंगे। तो चूहे मार दवाई में फ्लोराइड की वजह से GI सिम्टम्स और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होंगे। GI की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो भी आपके ब्रेन की ऐसी की तरह ही होती है ना, इससे याद रख रहे हैं GI और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होते हैं चूहे मार दवाइयों की वजह से। चूहे की दुम भी कुछ ऐसे करके ही होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कुछ अदर ड्रग इफेक्ट्स, मतलब कुछ छोटे मोटे और ड्रग्स हम देख लेते हैं। एक उन्होंने ड्रग डिस्कस किया है स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट। स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट सीधी सी बात है ऑस्टियोक्लास्ट का अपोप्टोसिस करवा देता है। ऑस्टियोक्लास्ट को तोड़ दिया, जब ऑस्टियोक्लास्ट को तोड़ दिया तो यानी कि बोन टूटेगी नहीं। अब बिग कहते हैं इस बात में काफ़ी जोर दिया हुआ है कि ये वाहिद ड्रग है जो कि बोन फॉर्मेशन मार्कर्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो बोन फॉर्मेशन मार्कर्स को इंक्रीज करेगा, जरिए बात है बोन की फॉर्मेशन को बहुत प्रमोट करेगा, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में बड़ा अच्छा है। लेकिन अमेरिका में फिलहाल इसका यूज़ जो है वो अलाउ नहीं हुआ, यूरोप वाले इसको थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। गैलियम नाइट्रेट की बात की जाए, अब यार यहाँ पे ना बड़ा सिंपल सा वो कह रहे हैं, गैलियम नाइट्रेट क्या है, ये भी बोन की रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। कैसे करता है, गोली मारो हमारा काम ही नहीं, ठीक है, बिग कार्ड्स में भी नहीं खास लिखा हुआ उन्होंने। तो बहरहाल ये इनहिबिट करता है, और जब पेशेंट को देते हैं तो हम पेशेंट को वेल हाइड्रेटेड रखते हैं ताकि उसमें कोई नेफ्रोटॉक्सिसिटी ना हो जाए। प्लाइकामाइसिन, मिथ्रामाइसिन वैसे तो एंटीबायोटिक है, लेकिन ये एंटीबायोटिक भी क्या करती है, बोन रिजॉर्प्शन को कम करती है। ये भी बोन रिजॉर्प्शन को कम करती है, वैसे तो ये बोन फॉर्मेशन मार्कर को बढ़ा भी रही है, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट को भी कम कर रही है। गैलियम नाइट्रेट बोन रिजॉर्प्शन को कम कर रही है, प्लाइकामाइसिन बोन रिजॉर्प्शन को कम कर रही है। वैसे सब में ये लिख रहे हैं बोन रिजॉर्प्शन को कम करनी है। अलबत्ता जो एंटीबायोटिक है, आपको पता है एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो जो प्लाइकामाइसिन है, एंटीबायोटिक है, इसके सीरियस टॉक्सिसिटीज भी होती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेमरेज, हेपेटिक और रीनल डैमेज वगैरह, ये सब कुछ कॉज करवा रहे हैं। ओके बात। थायाजाइड डाययूरेटिक्स हो गए या फ्यूरासेमाइड जो हो, प्लाइकामाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिग कैर्डजन ने थोड़ा बहुत मेंशन किया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि DNA डायरेक्टेड RNA सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जब RNA सिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा ये ख्याल है कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी जो प्रोटीन्स बोन को तोड़ने में रोल प्ले करती है। सही होगी बात। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिग कैर्डजन में लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, तो आप चाहे तो गोली मारे। ओके, थायाजाइड डाययूरेटिक्स हो गए, फ्यूरासेमाइड हो गया। अच्छा, अब थायाजाइड डाययूरेटिक्स कह रहे हैं कि ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम करते हैं। किस तरह कम करते हैं, देखो डाययूरेटिक्स है ना, डाययूरेटिक्स की एक ही चाहत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को बाहर निकला जाए ताकि सब कुछ बाहर निकल जाए, पानी वगैरह बाहर निकल जाए। तो आपकी कुछ जगह पे होते हैं सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर्स, तो वो सोडियम को बाहर निकालने के चक्करों में कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करी जाते हैं, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, यूरिन में कैल्शियम कम हो जाता है और बॉडी के अंदर कैल्शियम बढ़ जाता है। तो कैल्शियम के लेवल्स को इंक्रीज करने में आपके थायाजाइड डाययूरेटिक्स रोल प्ले करते हैं। ये वाला चक्कर चल रहा होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। सही बात, ज़्यादा सोडियम को निकालने के लिए ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब कर लेते हैं काउंटर ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। एंड में एक मासूम सा आता है सिविलामिर जो होता है, ये हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ देते हैं। बेसिकली ये हाइपरफॉस्फेटीमिया को प्रिवेंट करता है। अगर किडनी जितनी खराब हो गई, फॉस्फेट को निकाल नहीं पा रही, तो भी हम हाइपरफॉस्फेटीमिया को ट्रीट करेंगे। इसी तरह से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, आपको पता है पैराथायरॉयड हार्मोन फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन होता है, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड कम हुआ है, फॉस्फेट ज़्यादा हुआ होगा, तो उस कंडीशन में भी हाइपरफॉस्फेटीमिया को ट्रीट करेंगे। इसी तरह विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, विटामिन डी का काम भी फॉस्फेट को इंक्रीज करना होता है, तो विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन में भी उसमें भी हाइपरफॉस्फेटीमिया हुआ होगा, उस सबको ट्रीट करने के लिए हम सिविलामिर देते हैं। थोड़ी बहुत एमसीक्यूज की बात की जाए तो पार्ट 1 की वीडियो में हमने कहा था कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ हम विटामिन डी भी दे देते हैं ताकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए।
तो विटामिन डी की कौन सी फॉर्म देंगे? जो एक्टिव फॉर्म है ना कैल्सिट्रायोल, वो देखो बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। हम कहते हैं कि हम सादी फॉर्म कोल कैल्सिफ्रोल देते हैं, वो बॉडी के अंदर जाकर खुद ब खुद कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी के बहुत सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं, मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होना होता है, सिर्फ एक कैल्सिट्रायोल ही तो नहीं है ना। हम कोल कैल्सिफ्रोल या एगो कैल्सिफ्रोल की फॉर्म में ही देते हैं और बॉडी में खुद ब खुद जाकर कैल्सिट्रायोल बनती है। हम डायरेक्ट कैल्सिट्रायोल सप्लीमेंट्स में नहीं देते, सप्लीमेंट्स में नहीं देते। सही होगी बात। अब इसमें यहाँ जलाने वाली बुढ़िया है, उसको मुख्तलिफ पेन्स हो रही हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे आपको पता चलता है कि पैकेट चीज़ हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि अक्सर जगहों पे बिसफॉस्फोनेट्स आपके पास फर्स्ट टाइम ड्रग होते हैं, तो यहाँ पे बिसफॉस्फोनेट पेमिड्रोनेट आ रहा है, तो हमने ट्रीटमेंट के लिए पेमिड्रोनेट दे दिया है इसको। यहाँ पे एक सिचुएशन है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन उसको पहले ही दे रहे हैं, इसलिए सारी बात है। अब वो कह रहे हैं मजीद कौन सी दवाई दें, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन तो पहले ही दे रहे हैं, तो ये पहले 2 विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है, ये तो अब मजीद नहीं देंगे हम। इसके अंदर हम लोग पैराथायरॉइड हार्मोन का जो था टेरीपैराटाइड, वो हम लोग दे रहे हैं। इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं थी। बिसफॉस्फोनेट्स की टॉक्सिसिटी, एरोसिव इसोफेजाइटिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी। ओके की बात। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इस औरत में बीमारी की वजह से, खराबी की वजह से होगी हड्डियों की, प्रेडनिसोन, आपको पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, वो हड्डियों का बेड़ा गर्क करते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हड्डियों को बचाने वाली हमने पढ़ी है। यहाँ पे नेजल स्प्रेस के थ्रू कौन सी चीज़ देते हैं हम? नेजल स्प्रेस के थ्रू हम कैल्सिटोनिन देते हैं, जो कि पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस किया था। ये है कैल्सिटोनिन, ये हम लोग नेजल स्प्रेस के थ्रू देते हैं और इसकी मेन टॉक्सिसिटी भी यही होती है कि ये नोज़ के जो नेजल पाथवे होते हैं उनको ख़राब कर देता है। अच्छा जी, और यहाँ पे कुछ चीज़ है डिस्कस करने वाली, बस ठीक। हाँ, यहाँ पे विटामिन डी एनालॉग का जिक्र किया हुआ है, तो ये आपको पता है पेरी कैल्सिटोन होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।